हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सरकारी अध्यापक। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइज़, अभी तक हमारे जितने सेशंस इस चैनल पर आ चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपने वो देख लिए होंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, वो सारे सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें कुछ सेशंस में हमने मैथ्स पेडागोजी को डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और कुछ वीडियो से अब हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी और पेडागोजी को। ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा फिर फर्दर आपके लिए हम लेकर आए हैं सीडीपी और पेडागोजी का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हुआ था जुलाई 2019 में। ठीक है, और ये क्यू सेट मेरे पास है। सेट्स के नाम चेंज होते हैं, क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं, क्वेश्चंस वही होते हैं सारे सेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2019 सीटेट जुलाई का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आज देखेंगे सीडीपी और पेडागोजी का। ठीक है, तो ये थोड़े सेशन के बारे में आपको जानकारी देनी ज़रूरी है कि किस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें DSSB के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी आपका 100 मार्क्स का ये पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, एक पार्ट इसी का पूछा जाता है। तो चलिए रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट आज का सेशन को। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके सामने होगा। बहुत अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे और लेकर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, यानी कि किसके बारे में सपोर्ट करता है। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एक्ट का ईयर याद कर लेना, 2009। अब ये 4 ऑप्शन इसने आपको दिए हैं कि जो RTE 2009 है किसके बारे में बताता है, किसकी वकालत करता है। ये आपको बताना है समावेशी शिक्षा की, सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण की, मुख्यधारा शिक्षण की, या फिर एकीकृत शिक्षण की। अब यहाँ पर आप 2 ऑप्शन में काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में और समावेशी यानी कि इंक्लूसिव में। तो क्या सही आंसर होना चाहिए? पृथक्करण में तो बिल्कुल भी नहीं आप करोगे, मुख्यधारा शिक्षण में यहाँ नहीं होगा। क्या एकीकृत शिक्षा होगा या समावेशी शिक्षा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि समावेशी शिक्षा को सपोर्ट करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये बात आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड आपसे क्या कहता है, ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो डैश किसकी ये विचारधारा है, ये आपको बताना है। इन चारों में से किसकी ये फिलॉसफी है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा दी जाए और उसका उन्हें अधिकार हो। तो फिर से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और अपना आंसर मार्क करिए। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आपने अभी पढ़ा है कि बात हो रही है समावेशी शिक्षा की, इंक्लूजन, सभी तरह के बच्चों को एक साथ एक जगह एक स्कूल में पढ़ाया जाए। हाँ, वो इक्विपमेंट ज़रूर यूज़ किए जाएँ जिससे उनको पढ़ाने में आसानी हो, समझने में उनको आसानी हो, लेकिन समावेशी शिक्षा का यही कहता है कि नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा प्राप्त करने का सभी बच्चों को अधिकार हो। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड आपसे कहता है, एक शिक्षक को चाहिए कि, अब इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या चाहिए। ठीक है, आराम से 4 ऑप्शंस को पढ़िएगा और अपना आंसर मार्क करिएगा। अभी तक आपने और सेशंस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एक शिक्षक को चाहिए कि ये संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है, देता है। ठीक है, तो ये एक शिक्षक के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट he or she must communicate that he or she respect and values all cultures and in the classroom। तो वो आपको सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है क्लासरूम में। किसी को ये नहीं बोलना है कि आप अच्छे बैकग्राउंड से हो, आप उस बैकग्राउंड से हो, तो इन चीज़ों को लेकर नहीं चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
4 आपसे कहता है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ठीक है, बच्चे इफ़ेक्टिवली कब सीखते हैं, कब लर्न करते हैं। आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्य को जब याद कर लेते हैं, विषाम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सीखते हैं और शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ पर भी एक्टिविटी की बात आ जाती है वो ऑप्शन आप पकड़ लीजिए और उसको समझ लीजिए अच्छे से। जहाँ पर आप एक्टिविटी से बच्चों को सिखाएंगे वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो जब बच्चे एक्टिविटीज़ के द्वारा पार्टिसिपेट करके चीज़ों को सीखते हैं तो वो बेस्ट रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोकना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसका भी सीधा सा आंसर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ऑप्शंस में, क्योंकि सीधे सीधे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। तो 5th का 4th आंसर जो है वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अगर हम मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें इनमें से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। एक इफेक्टिव लर्निंग में, एक सार्थक अधिगम में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए मुख्य प्रक्रिया में। 4 ऑप्शंस फिर से आपके पास हैं और आपको राइट आंसर करना है। क्लियर है। तो 6th का राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। आपको कभी भी याद नहीं करना, मेमोराइजेशन और रिकॉल नहीं करना, पुनरावृत्ति अभ्यास करना है, निर्देश संचालन करना है, अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, और इंटरेक्शन करना है, कंठस्थीकरण, स्मरण पर ध्यान नहीं देना है। ये इसकी मुख्य प्रक्रिया नहीं है। 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको मैच करना है। स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं से मिलाना है। प्रतिभाशाली में क्या विशेषता होती है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में कैसी विशेषता होती है, सृजनात्मक में कैसी विशेषता होती है, और जो ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं उनमें कैसी विशेषता होती है, ठीक है। इसमें आपको मैच करके इसका राइट आंसर बताना है। तो 7th का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं कैसे। प्रतिभाशाली शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीख लेते हैं, योग्यता होती है। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका डी। अधिगम अशक्तता जिनमें होती है, धारा प्रवाह पढ़ने में उनकी कमी है, फ्लो में, ठीक है। जो फ्लुएंसी होती है, फ्लो होता है, उसमें पढ़ने में कमी जिनमें होती है वो अधिगम अशक्तता कहलाती है। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सृजनात्मक में क्या विशेषता होगी, मूल समाधानों के बारे में वो सोच सकता है। और जो ADHD वाले होते हैं आसानी से विचलित होने की उनमें आदत होती है। तो एक ही क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चन सीख लिए हैं, 4 डेफिनेशन सीख लिए हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे में क्या होगा, वो शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखेगा। अधिगम अशक्तता का क्या मतलब है, उसके पढ़ने की जो फ्लुएंसी है उसमें कमी है। सृजनात्मक मतलब मूल समाधानों को जो सोच सके, और ADHD का मतलब अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम का मतलब है आसानी से जो विचलित हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो ADHD में आते हैं। टेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और कहता है कि बच्चों की गलतियां डैश। 4 ऑप्शन है और चारों के आंसर आपको चारों पढ़ने हैं और आंसर करना है कि बच्चों की गलतियां डैश से सुधारनी चाहिए। क्या करना चाहिए अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो 8 का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अधिगम का एक भाग है बच्चों की गलतियां। हमेशा टीचर को ये मान के चलना है, गुस्सा नहीं करना है, उनको सज़ा नहीं देनी है। बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, इंसाइट होती है,
ठीक है, खुद की अपनी एक इंसाइट होती है ना उनके विचारों में, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। देखो, अगर कोई गलती करता है बच्चा और आप टीचर हो, तो आप खुद ही सोचो कि आप बिना गलतियों के, आप खुद बिना गलतियों के जी रहे हो, या अभी तक आपने जो मुकाम हासिल किया है, जहाँ पर आप हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप बिना गलती करे वहाँ तक पहुँचे हैं, बिना फेलियर के वहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपने ऊपर हर चीज़ पहले अगर आप सोच लेंगे ना, तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन मतलब असेसमेंट, बच्चे ने क्या सीखा, कैसे उसको सिखाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है इसमें असेसमेंट में, मूल्यांकन में। हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो असेसमेंट क्या है, असेसमेंट की क्या यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ये आपको चूज़ करना है। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 9th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन। असेसमेंट जो है दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 आपसे कहता है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें कंस्ट्रक्टिविज्म का, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है उस पॉइंट से अगर हम देखें तो व्हाट इज़ लर्निंग, ये आपको बताना है। 10th का राइट आंसर क्या होगा? तो 10th का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट के अनुसार, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। सक्रिय मतलब एक्टिव प्रोसेस है, और सामाजिक यानी कि सोशल है। तो आप याद रखना, जो अधिगम है वो एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और एक सक्रिय प्रक्रिया भी है, अकॉर्डिंग टू संरचनात्मक दृष्टिकोण। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 आपसे कहता है जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी के मन में क्या आता है, ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अगर शिक्षक को ये पता लगे कि विद्यार्थी में क्या योग्यता है, उसको लेकर शिक्षक को क्या है, एक सकारात्मक विश्वास है, तब विद्यार्थी को कैसा फील होता है, कैसा लगता है, वो क्या करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। जब शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तो जो बच्चा है वो सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहता है, वो ईगर रहता है, चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहता है और मोटिवेट रहता है। क्लियर है? 4th ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 आपसे कहता है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक टीचर बच्चों को इफ़ेक्टिवली वो चीज़ें सीखे, समस्या का समाधान करे, उसके लायक बच्चे को बनाने के लिए कैसे आप बच्चों को एनकरेज करोगे, एक टीचर कैसे एनकरेज करेगा, ये आपको बताना है। 12 क्वेश्चन है और आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं। अपना आंसर फटाफट आप मार्क कर लीजिए। तो जो राइट आंसर होगा 12 का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने और बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुविकल्प मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग रखना, ठीक है, एक चीज़ के मल्टीपल सोल्यूशन देखना, कितने तरीक़ों से एक चीज़ को किया जा सकता है, तो समस्या समाधान में आएगा ये। और अनुमान लगाना, ये भी किस में आएगा? समस्या समाधान में आएगा, ठीक है। तो 12 का सही ऑप्शन 3rd हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 आपसे कहता है वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल और प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? जिसमें बच्चा खुद से एफर्ट करता है, लर्नर्स ओन इनिशिएटिव होता है और उसका खुद का एफर्ट होता है, तो वो किस तरह की विधि का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। फिर से सुन लीजिए, वो विधि जिसमें प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास होता है, उस विधि को क्या कहा जाता है? 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहते हैं। अधिगमकर्ता कौन है? जो सीख रहा है,
जो विद्यार्थी है वो अधिगम करता है तो उसको कहा जाता है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, लर्नर सेंटर्ड मेथड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 आपसे कहता है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, आपको ये बताना है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ठीक है, ये कौन से सिद्धांत को दर्शा रहा है कि उनमें क्या नहीं है, ठीक है, क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते वो क्या फील करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है, वो मायूस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ों को फिर आसानी से छोड़ने की उनकी ज़्यादा संभावना होती है, कुछ ज़्यादा कोशिश किए बगैर चीज़ों को लेट गो करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं। बताइए 14 का क्या राइट आंसर होगा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो उनके कॉग्निशन और इमोशंस हैं वो सेपरेट नहीं है। ठीक, संज्ञान यानी समझने वाला, जो उनकी चीज़ें हैं, समझने की शक्ति है, और जो उनके इमोशंस हैं वो सेपरेट नहीं है, दे आर नॉट सेपरेबल। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये इस चीज़ को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। पहले जो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है वो कौन सी है इनमें से। बहुत सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा कौन करता है। सबसे पहले हम कहाँ से सोशल होना शुरू करते हैं, सामाजिक होना शुरू करते हैं। विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो सरकार और मीडिया तो बिल्कुल नहीं आएगा, विद्यालय और परिवार में आपको चुनना है, और प्राथमिक में आप आराम से चुन लेंगे परिवार को। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण हमारा कहाँ पर होता है, परिवार में होता है, हमारे घर में होता है। क्लियर है इतनी बात। तो आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको हमसे जुड़ना होगा। उसमें हम बाकी के जो 15 CDP के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। जितनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाती हैं उतना आपके लिए पेपर आसान होता जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। कमेंट करके आप ये बताइएगा आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं तो कौन से पेपर के लिए आप जाने वाले हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी है तो, और जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे अगली कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपनी स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगी। अपनी पढ़ाई आप लगातार करते रहिए। जिस भी एग्ज़ाम को आप फोकस कर रहे हैं सीटेट के साथ साथ उस एग्ज़ाम की भी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।